इतना कंपटीशन हो गया है ना, इतना कंपटीशन हो गया कि आप इन चारों में से कोई भी एक चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट की तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन जो भी फाउंडेशनल बुक्स हैं वो सारी मैंने कवर कर ली। आंसर राइटिंग पे पहला फोकस रहता था, उसके बाद टाइम निकाल के मैं रिवीजन का भी टाइम निकाल लेता था। देखिए दिन बहुत कम रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम के, कोशिश ये करनी चाहिए कि करंट अफेयर ना बचे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों अभी हमारे साथ विनीत कुमार सर हैं, जिनका यूपीपीसीएस 2023 की परीक्षा में एसडीएम में 32 रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ। तो आज के इस वीडियो में सर से जानेंगे इनकी जर्नी कैसे रही, क्योंकि ऑलरेडी सर जॉब करते थे, जॉब के साथ कैसे अपना तैयारी मैनेज करते थे उसके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद धन्यवाद। सर, हम जानना चाहेंगे आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा? 2008 में मैंने हाई स्कूल पास किया और 2010 में इंटरमीडिएट केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज से किया है। और 2015 में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जालंधर से मैंने सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच में बीटेक कंप्लीट किया। और 2016 से मैं कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन में लगा हुआ हूँ। और 2020 में समीक्षा अधिकारी के पद पे मैं कार्यरत रहा हूँ माननीय उच्च न्यायालय में। अच्छा सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि आप मतलब ऑलरेडी सिविल इंजीनियर थे, उसके बाद इंजीनियरिंग छोड़ के आप इस सिविल सर्विसेज की फील्ड में आए, तो ऐसा मतलब क्या मोटिवेशन रहा, कहाँ से आपने मतलब ऐसा मोटिवेशन मिला कि हमें सिविल की तैयारी करनी चाहिए, डीएम एसडीएम या ये सब चीज़ें बननी चाहिए? हाँ, इंजीनियरिंग के बच्चों को ऐसा होता है कि थर्ड ईयर फाइनल ईयर में उन्हें पता चलता है कि एक्चुअली पैशन कहाँ है। तो वहाँ पे एक्सपोजर था, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ज्ञान चक्षु मेरे भी खुल गए वहाँ पे कि करना चाहिए सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन। तो वहाँ से मेरा जो है रुझान काफ़ी बड़ा। बाकी घर वालों ने भी शुरू में थोड़ा अपोज किया, बाद में उन्होंने ही मोटिवेट किया कि हाँ अच्छी चीज़ है, करो। अच्छा, ऐसा लोग मानते हैं कि मतलब जो इंजीनियर लोग होते हैं वो मतलब हर फील्ड में चले जाते हैं, कोई भी फील्ड होती है वहाँ सक्सेस हो जाते हैं। मैं बताऊं, अब बस चार्टर्ड अकाउंटेंट रह गए हैं और ये एमबीबीएस वाले रह गए हैं। बाकी तो हर जगह, हाँ हर जगह एमबीबीएस हैं। आप A to Z पाताल से लेके स्पेस तक देखेंगे, मिल जाएंगे इंजीनियर। ओके सर, अगर हम बात करें जब आपकी शुरुआती तैयारी रही, जब आप तैयारी करने मतलब यहाँ इलाहाबाद में ही तैयारी करते थे, कहाँ से तैयारी? अब मेरा होम टाउन प्रयागराज है, तो मैंने प्रिपरेशन का मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यहीं पे हुआ है। मैं 1 साल के लिए दिल्ली में था, ऑप्शनल की कोचिंग करी थी, अदरवाइज यूपीएससी दे रहे थे या पीसीएस शुरुआत? हाँ, यूपीएससी फोकस किया था शुरू में, बाकी 200 अटेम्प्ट के बाद मैं स्पेसिफिकली पीसीएस फोकस करने लगा फिर। तो मतलब जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, कहीं कोचिंग वगैरह का सहारा लिया था या कैसे स्टार्टिंग रही आपकी? वो मैं कोचिंग का सहारा नहीं लिया था जीएस में, ऑप्शनल का मैंने बस कोचिंग का लिया था। उसके बाद फिर वो किताबें मैं खुद पढ़ लेता, तो मुझे पढ़ने में कोई बहुत दिक्कत नहीं होती है। और कुछ यूट्यूब के वीडियोस वगैरह, इकोनॉमिक्स के मृणाल पटेल के वीडियोस मैंने काफ़ी ज़्यादा देखे हैं, ज्योग्राफी के भी वीडियोस उन्हीं के चैनल पे काफ़ी देखे हैं, तो बहुत सारे डाउट क्लियर हुए। तो चीज़ें बस क्लियर होती गई, एग्जाम्स निकलते गए, कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, एक के बाद दूसरा तीसरा ऐसे होता गया। फिर यूपी पीसीएस के लिए अटेम्प्ट कौन सा है आपका? 6वां अटेम्प्ट है पीसीएस का, और 3rd मेंस और फर्स्ट टाइम इंटरव्यू। और अब शायद देना ना पड़े, अब नहीं देना पड़ेगा, अब क्यों देंगे। और मीडियम क्या रहा सर आपका? इंग्लिश मीडियम रखा मैंने। हाँ। और जो सबसे पहला फेज होता है, आप मतलब लगातार कई सारे अटेम्प्ट्स देते हुए आ रहे हैं, तो प्री की मतलब काफ़ी आपको मतलब अनुभव आपका रहा है, तो प्री के लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो अभी मान लीजिए 24 में एग्जाम देने वाले प्री का या फिर आगे अटेम्प्ट्स करने वाले एग्जाम? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को पकड़ के रखिए बिल्कुल, और हिस्ट्री के फैक्ट्स, ज्योग्राफी के फैक्ट्स है ना, और करंट अफेयर, इन चारों पे बहुत अच्छा काम करिए। तब इतना कंपटीशन हो गया है ना, इतना कंपटीशन हो गया कि आप इन चारों में से कोई भी एक चीज़ स्किप नहीं कर सकते हैं। इन चारों पे आपको इक्वली फोकस करना पड़ेगा, बाकी और जो चीज़ें हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी, पर अगर एज लेना है तो ये 4 चीज़ें आप फोकस करिए। अगर हम स्पेशली बात करें करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ें करना चाहिए? मतलब डेली बेसिस पे कोई चीज़ फॉलो करना चाहिए या फिर मंथली या फिर ईयरली कोई चीज़ करना चाहिए? एक तो यूट्यूब वगैरह हम लोग देखते ही हैं, तो बीबीसी का चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, उनके शॉर्ट वीडियोस देखने चाहिए। कोचिंग वालों का भी ये है कि छोटे छोटे वीडियोस वो भी रोज़ देते ही रहते हैं। और ये तो हो गया कि आप जो है बगैर बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले ये काम कर सकते हैं। और जहाँ एफर्ट डालना होगा तो एजुटेरिया एक मैगजीन आती है, मैंने उसको काफ़ी यूज़फुल पाया है। मंथली आती है? मंथली नहीं आती है इसकी, ईयरली आती है इसकी। तो वही पेपर से 2 महीने पहले, 1.5 महीने पहले आ जाती है ये काफ़ी हेल्पफुल रही है। एक और कोई सोर्स ले लेना चाहिए जिससे 3-4 महीने पढ़ना चाहिए, तो उससे काफ़ी कवरेज हो जाता है, श्योरिटी हो जाती है, क्वेश्चन फंसेंगे आपके सोर्सेज से। उसके बाद अगर सीसेट की बात करें, सीसेट के लिए क्या करते थे? सी सेट के लिए अब इंजीनियरिंग वालों के लिए कुछ बहुत खास करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हालांकि यूपीएससी ने एक बार बहुत तगड़ा झटका दिया है इंजीनियरिंग वाले को सर के बल पे चला दिया था।
और उसके बाद हम बात करें जैसे कि मेंस के लिए हाँ। मेंस के लिए काफ़ी चीज़ें करनी पड़ती हैं, मान लीजिए आंसर राइटिंग करना, और आप जॉब में भी थे, तो ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज करते थे, अपना टाइम टेबल कैसे बनाते थे इन सारी चीज़ों के लिए? आंसर राइटिंग पे पहला फोकस रहता था, उसके बाद टाइम निकाल के मैं रिवीजन का भी टाइम निकाल लेता था। तो जॉब 6 दिन जॉब करनी है, 1 दिन आपके पास छुट्टी है, फिर बाकी फेस्टिवल वगैरह की छुट्टी हो जाती है। डेली कम से कम 5 से 6 घंटे ज़रूर मैं निकाल लेता था आफ्टर द ऑफिस आवर्स और बिफोर द ऑफिस आवर्स, सब मिला के 4 घंटे शाम को, 1 डेढ़ घंटे मॉर्निंग में, ऐसे मैं मैनेज कर लेता था। अच्छा, कभी सेटिस्फेक्शन वाला वो नहीं आया कि मतलब चलो एक जगह मतलब जॉब मिल गई है और सारी चीज़ें चल रही हैं, स्मूथ चल रही हैं, अभी क्या मतलब आगे के लिए एफर्ट करना, क्योंकि होती है ना चीज़ें कि आप सुबह 10 बजे जा रहे हैं, शाम को 5-6 बजे आ रहे हैं, तो मतलब ऑफिस वर्क भी होता है, वर्कलोड भी होता है, तो मतलब सारी चीज़ें मैनेज करना। हाँ, एक ऐड आता है ना टीवी पे कि ये प्यास है बड़ी सी मैं अपने आप को जोड़ के देखता हूँ उससे, भूख नहीं मिटती है। हाँ, वो कभी नहीं मिटी। मैं समीक्षा अधिकारी के पद पे रहा, बहुत संतोषजनक कार्य रहा और बहुत ही अच्छा पद है। लेकिन तब भी एक जो रुझान था, जो अटैचमेंट था सिविल सर्विसेज की तरफ, वो कम नहीं होने पाया। तो मैं कहूँगा कि हाँ, भूख तो नहीं मिटी थी। अच्छा, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करने के लिए आप टेस्ट सीरीज वगैरह कहीं ज्वाइन कर रखे थे या कैसे तैयारी रही उसकी? मैंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी और कई सारे मैंने टेस्ट दिए, रेगुलर टेस्ट दिए, इवैल्यूएशन हुआ, इम्प्रूवमेंट की तरफ हम लगातार बढ़ता रहा। उस टेस्ट सीरीज के अलावा भी घर पे आंसर राइटिंग में करता था। आंसर टाइम राइटिंग टाइम कैसे मिलता था, क्योंकि आपका वर्किंग आवर होता था जॉब का, तो कैसे टाइम निकालते थे? ऑफिस से आके सो जाता था तुरंत। थोड़ा बहुत नाश्ता किया, सो गया, 1 घंटे आराम से सोया, उसके बाद उठ जाता था और फिर चुपचाप पढ़ाई में लग जाता था और फ़ोन वगैरह दूर रख दिए। 4 घंटे 4.5 घंटे पढ़ाई की, फिर उसके बाद सो गया, मॉर्निंग में फिर 1 डेढ़ घंटे निकाल लिए, ऐसे करके टाइम मैनेज हो जाता था। और यही चीज़ अभी फ़ोन की आपने बात की, तो आज के समय में फ़ोन क्या है कि मतलब कई सारों लोग के लिए डिस्ट्रैक्शन का कारण बन रहा है, मतलब डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग फ़ोन की जी, वजह से, जी। मतलब बहुत चीज़ें अच्छी भी वहाँ पे मिलती हैं, बहुत चीज़ें मतलब ख़राब भी मिलती जी, हैं, जी। और आप वर्किंग भी थे, और उसके बाद फ़ोन चलाने का आपका मन नहीं करता था कि मतलब यहाँ अच्छी-अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, यहाँ से देख लिया जाए, यहाँ से पढ़ लिया जाए? नहीं देखिए, वो तो बहुत खींचेगा और यहाँ से पढ़ लिया जाए से ज़्यादा होता था कि ये गाना सुन लिया जाए, वो मूवी का क्लिप देख लिया जाए। लेकिन जैसे-जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आता गया, उस पे कंट्रोल होता गया और काफ़ी अच्छा यूज़ किया फिर मैंने फ़ोन का। तो और अगर आप नहीं यूज़ कर पा रहे हैं फ़ोन का अच्छा, तो प्लीज़ उसे कहीं बंद करके रख दें, दूर रख दें उसे। दूसरों को कह दें कि मुझे इतनी देर बाद देना है। तो ऐसे करके मैनेज होती हैं चीज़ें, तो डिस्ट्रैक्शन अवॉइड किया जा सकता है। तो मान लीजिए कोई छात्र आंसर राइटिंग करता है, तो उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? आंसर राइटिंग अगर आप कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आप ये ख्याल ये रखिए कि आंसर राइटिंग खुद रेगुलर वे में करना ही सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे होते हैं तो क्या-क्या उस दौरान ख्याल रखना चाहिए, वो आप धीरे-धीरे खुद ही समझने लगेंगे। और अगर उसका रेगुलर इवैल्यूएशन करते जाएँगे और अच्छे इवैल्यूएटर मिल गए आपको, अच्छी कोई टेस्ट सीरीज़ मिल गई, तो आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओवरऑल रिवीजन में, प्रेजेंटेशन में, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट मिल जाता है। तो बस करते रहिए आंसर राइटिंग को इम्प्रूव करने का यही बेस्ट तरीका अच्छा, है। जब आंसर राइटिंग मान लीजिए कोई तैयारी स्टार्टिंग में स्टार्ट कर रहा है, तभी से उसको करना चाहिए, या फिर चीज़ें मतलब काफ़ी चीज़ पढ़ने के बाद तब स्टार्ट करना चाहिए? कम से कम देखिए, एक बार सिलेबस से गो थ्रू होइए और सिलेबस की 40-50% चीज़ें, बट कम से कम 30-35% ही चीज़ें आपको याद हों, तुरंत आंसर राइटिंग में कूद पड़िए। आंसर राइटिंग करते-करते भी चीज़ें याद होती हैं। सारी चीज़ें याद हो के आंसर राइटिंग करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेपर 5 और 6 जो इस बार नया ऐड हुआ था, उसके लिए आपने क्या सोर्स इकट्ठा किए थे? अलग-अलग कोचिंग्स के जो है मटेरियल आए हुए थे पेपर 5 और 6 से रिलेटेड, सबके उठा के घर पे मैं लेके आया, जिससे जो टॉपिक अच्छा लगा, वो चूज़ करके मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स बना लिए। बजट की चीज़ें और यूपी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ हुआ करते थे, उसमें मैंने इंटीग्रेट करने की कोशिश करी और 5-6 बार मैंने रिवीज़न कर लिया पेपर से पहले। तो वो काफ़ी चीज़ें मुझे याद हो गईं और उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी फिर की, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस आया और इस तरीके से जो है अच्छा हो गया। मुझे लगता है अच्छा हुआ होगा पेपर 5-6। जब आपने तैयारी स्टार्ट की थी, तो क्या आप एनसीईआरटी वगैरह भी स्टार्टिंग में पढ़े थे, या फिर डायरेक्ट स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिए थे? देखिए, लक्ष्मीकांत तो ऐसी बुक है पॉलिटी की कि फिर शायद एनसीईआरटी पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। स्पेक्ट्रम भी वही आपको देती है, लेकिन ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटी ज़रूर पढ़नी चाहिए। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स में पढ़ लेनी चाहिए। तो हर एक सब्जेक्ट की तो मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी, लेकिन जो भी फाउंडेशनल बुक्स हैं, वो सारी मैंने कवर कर ली। हमारे साथ बहुत सारे छात्र ऐसे जुड़े हुए हैं जो कि कहीं ना कहीं पीसीएस की तैयारी करें, तो उनके लिए आपका कोई सजेशन या सुझाव रहेगा? देखिए, दिन बहुत कम रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जाम के। कोशिश ये करनी चाहिए कि करंट अफेयर ना बचे। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, वो रिवाइज करिए। कुछ डिफ़िकल्ट फैक्ट्स ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, उनका रिवीजन करिए और
प्री की टेस्ट सीरीज घर पे ला के अटेम्प्ट करिए और एग्ज़ाम से पहले अपने लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए कि एग्ज़ाम में आप प्री के पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जी, ओके सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए सर आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद भैया। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।